नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है इस चैनल पर दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, जिसका एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोगों का दूसरा टेस्ट है और ये फेज़ थर्ड का टेस्ट है। फेज़ थर्ड का टेस्ट है और सामान्य अध्ययन का है। तो इसमें जो करंट अफेयर है थोड़ा पुराना है, लेकिन उसको भी हम लोग हल करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, एक ट्रेंड चल गया है कि थोड़ा बहुत 1 साल से ज़्यादा के भी करंट अफेयर जो है एग्ज़ाम में आते हैं 2-4, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके द्वारा जो हमारे इस चैनल पर एक टेस्ट सॉल्व कराया गया है उसको नहीं देखा गया है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग दिए गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है? दिए गए मथुरा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि यमुना एक्सप्रे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है। और इस पार्क में क्या है ना कि इस पार्क में कैंसर के उपचार हेतु गामा विकिरण सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। और क्या है इसमें? कैंसर के उपचार हेतु। कैंसर के उपचार हेतु ये हो रहा। और जो ये ईटा के तहत बनाया जाएगा ना, तो ईटा का जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास जो अधिनियम 1976 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के बजट में निम्नलिखित में से किस शहर में एरो सिटी बनाने की घोषणा की? दिया गया लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो इसमें क्या है ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह घोषणा की है कि लखनऊ अपना एरो सिटी विकसित करने की तैयारी कर रहा है और हैदराबाद और दिल्ली में एरो सिटी की तर्ज पर यह ऐसे कारपोरेट लीडर्स के लिए पसंद का नया गंतव्य स्थल होगा जिनका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है। तो कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? लखनऊ में की गई है। तो इसमें क्या है ना कि इसका जो नाम रखा गया है, एरो सिटी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे समान समान स्तर पर विमानपत्तन के करीब स्थित होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास विमानपत्तन होंगे। दिया गया 18, 19, 21, 22। बताइए। तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास 21 विमानपत्तन होंगे। कितने? 21 विमानपत्तन। तो हमारा विकल्प जो है सी से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में ना 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं। जैसे एक है जेवर अंतर्राष्ट्रीय को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। और दूसरा है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। तो इसका हम साथ में लिख दे रहे हैं अयोध्या। एक अयोध्या एयरपोर्ट हो गया। और तीसरा है कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर हो गया। और एक कौन सा है? ये है लखनऊ में, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लखनऊ लिख देना है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लखनऊ में एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, इसका है जो वाराणसी। तो 5 हवाई अड्डे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है? पहला दिया गया है कि उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता था। दूसरा दिया है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तीसरा है कि वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चौथा दिया गया कि उन्होंने 1885, 1893 और 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही नहीं है? पहला जो कथन दिया गया है उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता था, सही गलत हमारा, ये हमारा सही है। दूसरा है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ये हमारा सही है। तीसरा है कि वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी हमारा सही है।
और चौथा दिया गया है कि उन्होंने वर्ष 1885, 1897, 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की। सही गलत मारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि जो उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी ना 1885 में नहीं की गई थी। कब की गई थी? 1886 में। 1886 में किया गया था, 1893 में किया गया था, और कब किया गया था? 1906 में किया गया था। तुम्हारा चौथा कथन गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो ब्रिटिश संसद में जो संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे, कौन सी पार्टी से चुने गए थे? ये पूछा जाता है। लिबरल पार्टी से चुने गए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्गत पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य के स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा दिया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि भारत के विभिन्न राज्यों के राजस्व में राज्य की पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को जो पंचायतों की जो राजस्व प्राप्तियां जो है, राज्य के अपने राजस्व का सिर्फ कितना है? 0.1% है। 0.1% है सबसे ज़्यादा। जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है? 2.5% है। तो ये सर्वाधिक है। हमारा विकल्प डी हो जाएगा। जबकि क्या है, अभी वैसे देखा जाए परसेंट में ना देकर कुल में देखा जाए तो केरल जो है, केरल सबसे ऊपर है। इसका जो प्रति पंचायत जो मतलब राजस्व दिया जाता है कितना है? 60 लाख रुपए है। ये हमारा हो जाएगा। तो एक नंबर पे तो ऐसे केरल है, लेकिन अगर परसेंट के हिसाब से दिया जाए, देखा जाए राजस्व में हिस्सेदारी, तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि सोलर सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सोलर सिटी होगा? दिया गया है अयोध्या, कानपुर, मथुरा, नोएडा। बताइए। तो क्या है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अयोध्या को राज्य का पहला सौर शहर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देते हैं। दिए गया कि हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिए गया इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा, देहरादून उत्तराखंड। बताइए। इसमें क्या है ना कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन किया है, जो भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब हमारे वन लाइनर जो है करंट अफेयर हैं, तो इनको बस हम लोग इसका आंसर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे इस पर, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा व्याख्या है नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? दिए गए संभल, अयोध्या, बिजनौर, सीतापुर। बताइए। तो इसमें क्या है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी, क्योंकि क्या है ना कि यह मंदिर विश्व का सबसे विशेष मंदिर माना जाता है, क्योंकि यह पहला मंदिर है जहां भगवान के अवतार से पहले उनका मंदिर स्थापित किया गया था। विकल्प हमारा रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? दिए गए 1965, 1968, 1986, 1956। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम है ये 1968 में पारित किया गया था। कब? 1968 में किया गया, क्योंकि क्या है ना कि अभी हाल में जो ना किसानों द्वारा मतलब ये जब खबरों में रहा था, तो उसमें क्या था कि हड़ताल के कारण जो अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम ESMA 1968 को लागू कर दिया गया था, जिसके तहत सभी राज्य के सरकारी विभाग, निगम और प्राधिकरण में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है औद्योगिक गतिविधि, एक तरफ स्थान दिया गया है। तो ग्रीन अमोनिया प्लांट ये कहाँ है भैया? ग्रीन अमोनिया प्लांट जो स्थापित किया गया है गोरखपुर में किया गया है। मेगा फूड पार्क बरेली में, रिवॉल्वर फैक्ट्री हरदोई में, और परफ्यूम पार्क कन्नौज में। आप सभी लोग जानते हैं। तुम्हारा क्या बन रहा है इसमें? 4, 3, 2 पर हमारा विकल्प जो है 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है? दिए गया अलीगढ़, आगरा, कानपुर, खुर्जा।
बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो खुर्जा है यह रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोट्स का हिस्सा नहीं, तो कौन कौन सी जिले हैं इसमें? इसमें तो पहले नंबर पर हो जाएगा अलीगढ़, फिर आगरा है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद चौथा है लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा चित्रकूट, छठवें नंबर पर हो जाएगा हमारा झांसी। ये हो गए 6 जो हैं रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित दिया गया है? 2.74%, 3.46%, 4.56%, 5.41%, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो राजकोषीय घाटा है 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद का 3.46 अनुमानित है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना स्टेट BRAP 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश का पदक्रम क्या है? दिए गए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि उत्तर प्रदेश ने भारत में कारोबार में सुगमता पदक्रम में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। जो टॉप पर कौन है? टॉप पर है हमारा आंध्र प्रदेश, इसको लिख लीजिए आप, नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश है, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? दी गई 500 रुपये, 1000, 1500, 2000, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिए है, इसे बालिका के परिवार के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। सही गलत? हमारा पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सही गलत? हमारा ये भी हमारा सही है। हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। सही गलत? हमारा पहला कथन सही है, क्योंकि ये कब शुरू किया गया था? अगस्त 2014 में। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कि इस योजना के तहत खाता धारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। सही गलत? हमारा गलत है, दूसरे स्थान पर नहीं, उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक सही। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का रिकॉर्ड बजट पेश किया? दिए गया है कि 7.46 लाख करोड़ रुपए, 6.90 लाख करोड़ रुपए, 5.46 लाख करोड़ रुपए, 8.45 लाख करोड़ रुपए, बताइए। तो उसमें क्या है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.46 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। कितना? 7.46। अगला प्रश्न है, दिया गया है उत्तर प्रदेश में व्हीट साल का हस्तशिल्प उत्पाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी विशेषता है? दिए गए बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, सहारनपुर, बताइए। तो इसमें है कि व्हीट साल का हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बहराइच के 3 शिल्पकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो हमारा ये जो विशेषता है ना, ये बहराइच की है। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा जिला प्रसिद्ध सही सुमिलित है? दिया गया कि बांदा। तो बादाम क्या है भैया? बादाम में लकड़ी खिलौने बनते हैं? बादाम नहीं बनते लकड़ी खिलौने, ये बनते हैं चित्रकूट में। बादाम क्या बनता है? बादा जो फेमस है सजर स्टोन क्राफ्ट के लिए, सजर स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो पहला कथन हमारा ये जो हमारा ये सुमिलित नहीं है। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट में है लकड़ी के खिलौने, ये लिख दिया हमने। बलियम क्या है? बलिया जो है बिंदी के लिए फेमस है, तुम्हारा सुमिलित है।
कुशीनगर, कुशीनगर जो ना केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है। किसके लिए? केले के रेशे से उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सिरेमिक उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद जो है ये फेमस है बुलंदशहर में। इस तरह हमारा जो सुमेलित है विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो पहला दिया गया है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है, पहला तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए गए कि इन पदों की अधिकतम आयु घटाकर 62 वर्ष कर दी गई। सही गलत हमारा गलत है, घटाकर जो है ना, घटाकर नहीं किया गया है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया, 70 वर्ष कर दिया गया है। जो है अधिकतम आयु जो है ना 70 आयु कर दिया गया। तुम्हारा पहला कथन सही, तुम्हारा विकल्प ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, दिया गया कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया है कि इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सही गलत हमारा गलत है, क्योंकि 1813 में जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा कथन दिया है कि इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है ना, तुम्हारा विकल्प कौन सा होगा? 2 ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो है इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी, यानी कि सब कुछ जो होगा मतलब केंद्र की शक्तियों के अधीन होगा, और जो उसमें प्रांत थे, जो प्रेसिडेंसियाँ थी, उनकी शक्ति को छीन लिया गया था। तो हमारा केवल 2 हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? दिए गए हैं चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया था। क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो है ये सही हो गया था, ये सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि जो उत्तर प्रदेश के जो चौरी चौरा स्थान कहाँ है? ये स्थान है गोरखपुर में है। तो गोरखपुर क्या हुआ था, ये पुलिस के साथ झड़प हुई थी और पुलिस को द्वारा गोलियां चलाई गई थी, और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को बंद करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस सुधारक ने किया था? दिए गया आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दादोबा पांडुरंग। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि दादोबा पांडुरंग द्वारा 1844 में मानव धर्म सभा और वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। कब? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। तो विकल्प हमारा डी से होगा। और इनके द्वारा 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसमें क्या था कि यह मंडली जो थी गुप्त रूप से संचालित होती थी, जिसके सदस्य जो है सभी जातिगत भेदभाव को त्यागने का संकल्प लेते थे, और वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे तथा प्रायः तथाकथित निम्न जातियों के व्यक्तियों द्वारा तैयार भोजन खाते थे। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था? दिया गया है कि यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, अभिनव भारत, और चौथा विकल्प जो है इसमें मिस हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से मिलता कि नहीं हमारा। तो इसमें क्या है ना कि 18 अप्रैल 1930 को, कब? 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व जो है मास्टरदा सूरसेन और उनके साथी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाने वाले क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प भी हो जाएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अगला, और इसके जो नेता थे यानी कि जो नेतृत्व करता थे कौन से, इनका नाम था मास्टरदा। इनको मास्टरदा की उपाधि थी जब इनका नाम था जबकि सूरसेन था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली, चार्ल्स मेटकाफ। बताइए। तो इसमें क्या था ना, चार्ल्स
चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। और इनका जो कार्यकाल था कब था, 1835 से 1836 तक था। और इनके द्वारा जो 1823 में प्रेस संबंधी जो सेंसर के नियम लाए गए थे ना, उसको निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि फौजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला करमुक्त अभियान था। सही गलत हमारा, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है कि सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। ये गलत हमारा सही है, हमारा गलत है भैया, क्योंकि इसके जो नेता थे कौन थे, इसके नेता थे दादू मियाँ। दादू मियाँ इसके नेता थे। और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था, वो था आंदोलन वहाबी आंदोलन था। तो हमारा कौन सा, हमारा विकल्प केवल एक सही विकल्प हमारा सही। अगला प्रश्न है। दिया गया कि वर्ष 1855-57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेता कौन था। दिया गया सिद्धू कान्हू, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा। बताइए। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 57 के बीच हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, दामानिको हुआ था, या फिर इसको कहते हैं संथाल परगना। और जो बिहार के भागलपुर से उड़ीसा और हजारीबाग से बंगाल की सीमाओं तक फैला हुआ था। ये बहुत विस्तृत था। और संथालों ने अपने ब्रिटिश अधिपतियों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। तो इसके नेता कौन थे, इसके नेता जो थे सिद्धू और कानू थे। तो हमारा विकल्प कौन सा है, हमारा विकल्प ऐसा ही। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना काल क्रम में अंतिम थी। दिया गया है कि आत्मीय सभा का गठन, बंगाल सती विनिमय अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उर्स डिस्पैच। बताइए। तो उसमें आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था। आत्मीय सभा का गठन हुआ था कब, 1814 में। ये एक चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कई किताबों में या फिर जैसे आप गूगल पर इसको देखेंगे तो कहीं कि 1814 दिया गया है, कहीं कि 1815 दिया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बंगाल सती विनिमय अधिनियम ये कब आया था, ये आया था 1829 में, 1829 में आया था। इसके लिए लाया गया था नियम 17 लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आप सभी लोग जानते हैं कि 1856 में आया था। ये वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुनित नहीं है। एक तरफ दिया गया है, नाम दिया गया है जो गवर्नर जनरल थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे, और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य दिया गया है। तो टीबी मैकाले के द्वारा जो रिंग फेंस की नीति है ये सुमिलित है, ये हमारा सुमिलित नहीं है। टीबी मैकाले कौन थे, टीबी मैकाले से क्या था कि 1834 में काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन, विधि सदस्य के रूप नियुक्त हुए। और रिंग फेंस की नीति क्या थी, रिंग फेंस की नीति किसकी थी, ये थी वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स की नीति तुम्हारा पहला सुमिलित नहीं है। दूसरा है कि लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी जो नीति थी सहायक संधि। और तीसरा है कि लॉर्ड डलहौजी, इनकी जो नीति थी व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त नीति। तुम्हारा पहले नहीं सुनता। अगला प्रश्न है। दिए कोल विद्रोह 1831-32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था। दिए पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। बताइए। इसमें क्या था ना कि कोल विद्रोह जो कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था, का सही भौगोलिक स्थान जो ना पूर्वी भारत था। पूरी बात हो जाना है, क्योंकि जो इसका क्षेत्र था वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सिंहभूम में था। तो विकल्प मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मीरात उल अखबार से संबद्ध है। दिया गया है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राजा राम मोहन राय। तो जो पहला विकल्प हम लोगों का है ना वो मिस हो गया है। तो देखते हैं इसमें। तो क्या था ना कि 12 अप्रैल 1822 को राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, ने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मीरात उल अखबार का संपादन किया था। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो डी सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। और कौन सा अखबार था भैया, ये था, इसको आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये साप्ताहिक अखबार था। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। साप्ताहिक था कि दैनिक था, पाक्षिक था, ये साप्ताहिक था। और इनके द्वारा जैसे कुछ और जैसे समाचार पत्रकार जैसे पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया था। जैसे कौन थी ये, संवाद कौमुदी थी एक,
संवाद कौमुदी कब? 1821 में। और इसी पत्र के माध्यम से इनके द्वारा जो है सती प्रथा का विरोध किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? दिया गया हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, बड़ौदा। बताइए। इसमें क्या था ना कि वेलुथम्पी का विद्रोह जो है वर्ष 1808 में त्रावणकोर में हुआ था। इसमें क्या था कि जब त्रावणकोर के दीवान मंत्री को अनुभव हुआ कि अंग्रेज राज के साथ अपने गठबंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तभी ये विद्रोह हुआ था। हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1808 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। सही गलत? हमारे पहला हमारा सही है। दूसरा है, यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। ये हमारा कथन सही गलत? हमारा दूसरा कथन हमारा सही। तुम्हारा विकल्प जो है सी होगा। इसमें क्या था ना, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया, जिससे एक अलग विधायी निकाय का गठन हुआ, जिससे जो भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, जो एक लघु संसद की तरह कार्य करता था। और इसमें और जैसे प्रावधान किए गए थे। इसमें लोक सेवा भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली के भी स्थापना की गई थी। और परिणाम स्वरूप क्या था कि इसी के द्वारा 1853 के द्वारा मैकाले समिति वर्ष 1854 में नियुक्त की गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना काल अनुक्रमिक क्रम में पहली थी? दिया गया कि हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित सहायक संधि। ये कब हुआ था? कि हैदराबाद द्वारा जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ये किया गया था 1798 में। 1798 में किया गया था। और प्रथम आंग्ल डच युद्ध कब हुआ था? ये कब हुआ था? प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो हुआ था ये 1798 उसमें हुआ था ना। 1652 में हुआ था पहला डच युद्ध। और जो चौथा डच युद्ध जो लास्ट वाला हुआ था वो हुआ था 1770 ईस्वी में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में, आप लोग जानते हैं। और दूसरा आंग्ल मराठा कब हुआ था? 1803 में हुआ था। 1803 से 5 से हुआ था ना, 5 हुआ था। और जो ये दूसरा जो है आंग्ल मैसूर हुआ था कब? 1780 से 84 ईस्वी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। कब? 1782 में। तो इस तरह हमारा अगर देखा जाए तो जो पहली घटना थी हमारा हो जाएगा प्रथम आंग्ल डच युद्ध हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? दिया गया है गणेश वासुदेव जोशी, जी सुब्रह्मण्य अय्यर, पी आनंद चालू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी। इनके साथ और कौन थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? दिया गया आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीर सावरकर, सर जॉन लॉरेंस। बताइए। तो इसमें जो है ना कि सर जॉन लॉरेंस के द्वारा क्या कहा गया था? इनको द्वारा कहा गया था कि जो विद्रोह है विशुद्ध रूप से एक सैनिक विद्रोह था, ना कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र। हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। जो बी डी सावरकर थे, जिनको वीर सावरकर कहा जाता था, इनको द्वारा क्या कहा? इनके द्वारा कहा गया था ये जो विद्रोह था ना, ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन द्वारा क्या कहा गया था? एसएन सेन द्वारा कहा गया था कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक हिस्सा था। वो आरसी मजूमदार के द्वारा जो कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था कि वर्ष 1857 से पहले विद्रोह चाहे नागरिक हो या सैन्य हो, अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला थे जो अंततः 1857 के महान विद्रोह में परिणत हो गए थे। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है कि नेता दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विद्रोह के स्थान दिए गए हैं। तो पहले वह कुंवर सिंह, तो इनका विद्रोह का स्थान कहाँ था? इनका विद्रोह का स्थान बिहार था। बेगम हजरत महल इनका था लखनऊ। नाना साहिब इनका कानपुर था। बख्त खान का दिल्ली था।
तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 3 4 2 1 बन रहा है, तो हमारा विकल्प जो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। दिया गया है कि व्यपकत का सिद्धांत, जिसके कारण रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है। ये हमारा सही गलत है, ये हमारा कारण है लेकिन तात्कालिक कारण नहीं है ना, ये हमारा नहीं हो जाएगा। दूसरा है कि वर्ष 1833 में एक नई बागान प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की दुर्दशा हुई, ये भी नहीं है। तीसरा है कि प्राच्य शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा और संस्कृत की शुरुआत, ये सही गलत हमारा, ये भी हमारा गलत है। चौथा है कि नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग, सही गलत हमारा, ये हमारा इसका तात्कालिक कारण था, विकल्प हमारा डी हो गया। इसमें क्या है ना कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है भारतीय सेना में पहली बार एक नई एनफील्ड राइफल को सम्मिलित करना था। इसके कारतूस में ग्रीस लगा हुआ कागज का आवरण होता था, जिसके सिरे को राइफल में कारतूस लोड करने से पहले काटना पड़ता था। और वह जो इसमें जो ग्रीस है ना कि गोमांस और सुअर के मांस से निर्मित चर्बी से बना होता था, और इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई थी। और इसके जो आरंभिक घटनाएं कब हुई थी, 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 कहाँ हुई थी, बैरकपुर में। इस तरह हमारा हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का विलय वर्ष सही सुमेलित है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया है कि सतारा। सतारा को कब मिलाया गया था, सतारा को मिलाया गया था 1848 में मिलाया गया था। संबलपुर कब मिलाया गया था, संबलपुर को मिलाया गया था 1850 में मिलाया गया था। इसमें आप देखिएगा, चाहे किसी किताब में देख लीजिएगा या फिर थोड़ा गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा वो फॉल्ट दिया गया है। जैसे पहले अभी आप देखेंगे ना, कई किताबों में हमने देखा कि संबलपुर को जो है दिया गया है कि 1849 दिया गया है, और उदयपुर कितना दिया गया है, और 49 दिया गया है। उदयपुर को दिया गया है 1852 हो जाएगा, हाँ ये 1852 हो जाएगा। और झांसी, झांसी क्या है, झांसी क्या है, इसमें 1854 ही दिया गया ना आंसर में, लेकिन ये है नहीं है। झांसी क्या है, 1853 है, ये हो जाएगा हमारा, जबकि इसके आंसर में भी 1854 ही दिया गया था, हमने देखा था। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो सुमेलित है हमारा विकल्प सी हो जाएगा ना, जबकि ये जो है झांसी का 1853 हो जाएगा, संबलपुर का 1849 है, सतारा का 1848 है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहले दिए है कि भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता है, सही गलत हमारा 1858 जो अधिनियम द्वारा हमारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई, ये तो हमारा सही है, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। एक और तो दोनों, इसमें क्या है ना, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई द्वैत प्रणाली जो है समाप्त हो गई। अब भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 सदस्यों की परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किए जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है कि लाइसेंसिंग अधिनियम, ये कब आया था, ये आया था 1857 में। इसमें कहा था ना 1857 के आपात के कारण जो है लाइसेंसिंग पर और प्रतिबंध लगाए गए थे। और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये कब आया था, ये आया था 1867 में। और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये आया था, आप लोग जानते हैं इसको, 1878 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तुम्हारा क्या बना, हमारा 3 4 2 1 बना, तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम अकाल आयोग 1878-80 की अध्यक्षता किसने की, दिया गया है रिचर्ड स्ट्रेची, रॉबर्ट नाइट, जॉन एलन, जॉन सर्जेंट, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान अकाल का प्रकोप हुआ, और अकाल की स्थिति की जांच करने के लिए सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प, हमारा हो जाएगा। और इन्हीं के जो है इनके जो मतलब इनके रिपोर्ट के अनुसार ही अकाल संहिता 1883 में अस्तित्व में आई थी। क्या अकाल संहिता इनके अनुमोदन के परिणाम स्वरूप 1883 में आई थी अकाल संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी। दिया गया कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत की एक ही नमक कर के अधीन था, ये तो हमारा घटित हुआ था पहला।
दूसरा है कि सांविधिक सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई। ये हमारा सही गलत, ये भी हमारा सही है। तीसरा ये कि न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इलवर्ट बिल प्रस्तुत किया गया है। ये इनके कार्यकाल में हुआ, ये इनके काल में नहीं हुआ, ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। विकल्प हमारा सी जो है यही हो जाएगा। चौथा है कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडमा की संधि की। ये तो इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प, ये भी हो जाएगा हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत में शैक्षिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया गया है, इसमें थोड़ा कट गया है हमारा, तो इसमें क्या था ना, इसका जो नियंत्रण उसके हिंदू शासक को वापस करने के लिए जिम्मेदार था। इनके द्वारा जो एक मैसूर राज था जो 1831 में इसको उसको मतलब अधिग्रहण कर लिया गया था। तो उसमें क्या था कि मैसूर राज को वाडियार राजवंश को सौंपने के लिए एक लिखित अधिनियम 1881 पारित किया गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों कथन हमारे सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था। दिया गया है पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, बताइए। तो इसमें क्या था ना कि 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग जो है ये पुलिस सुधार से संबंधित था। और किसके कार्यकाल में, मतलब इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया था कि कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला दिया गया कि इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या में कम कर दी। दूसरा दिया कि इससे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो इसमें हमारा विकल्प देख लीजिए आप लोग। तो इसमें देखा जाए ना, जो प्रावधान किया गया था, जैसे क्या था कि इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या में कमी कर दी। तो पहला कथन तुम्हारा इसमें सही होगा। दूसरा है कि क्या था कि यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन की भावना के विरुद्ध था और मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता था। तो क्या इसमें लिखा गया कि इसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था ना। ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया कि उन्होंने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। सही गलत हमारा, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कि लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो लाला लाजपत ना वैदिक मूल्यों की इनके द्वारा अवहेलना नहीं की गई थी और वे स्वामी दयानंद सिद्धांतों के जो है ना समर्थक थे। और तीसरा एक उन्होंने हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। ये भी बात सही है। चौथा एक उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार सम्मिलित थे। ये भी सही है। हमारा जो गलत है विकल्प भी है। अगला प्रश्न दिया गया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला दिया कि वह पुर्तगाल के राजा द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया पुर्तगाली गवर्नर था। सही गलत हमारा गलत है कि 10 वर्ष के लिए नहीं हुए 3 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया गया था। दूसरा कि वह कार्टेज प्रणाली का अग्रणी था। सही गलत हमारा, तुम्हारा सही है। तुम्हारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। तो इनके द्वारा एक और लाया गया था जिसे आप लोग जानते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था और इसी को जो है कार्टेज सिस्टम के रूप से जाना जाता था। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि उनके द्वारा गोवा का अधिग्रहण सिकंदर महान के बाद से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण किए जाना पहला उदाहरण था। दूसरा है कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सही गलत हमें बताइए। इसमें क्या था हमारे ना, दोनों कथन सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। और इसमें क्या था कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से जीत लिया था। कब जो गोवा जीता गया था, कब जीता गया था, 1510 ईस्वी में जीता गया था। तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है। सही गलत हमारा, तो पहले कथन हमारा सही है। दूसरा है कि फारूक सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी हमारा कथन सही है, तुम्हारा जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था ना कि 50 पैगोडा का वार्षिक शुल्क अदा करके उन्हें जो है गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। तो पहला कथन हमारा इस सही होगा। और 1715 ईस्वी में जॉन सरवन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिमंडल जो है ने मुगल सम्राट फारूक सियर के दरबार में जो है जैसे कई फरमान हासिल किए, जिसमें क्या था कि कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। इन फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो इसमें क्या था ना कि जिसे बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगता था, बशर्ते कि वह सहमति के अनुसार 3,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करे। दोनों कथन हमारे सही, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1760 ईस्वी में। ये हमारा हो जाएगा। ये किसके किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अब पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1781 में हैदर अली और बेली के नेतृत्व में हुआ था। इसमें जो बाद में आयरकुट भी आया था। तो अंबूर युद्ध कब हुआ था? अंबूर युद्ध कब हुआ था? अंबूर युद्ध जो हुआ था ये 1749 ईस्वी में हुआ था। अंबूर का युद्ध, इसमें क्या था कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित किया था। और हुगली युद्ध कब हुआ था? हुगली युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में हुआ था। किसमें? इसको चिंसुरा की लड़ाई भी कहते हैं, इसको बेदरा की लड़ाई भी कहते हैं। ये का हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। ये चौथा युद्ध था। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जा रहा है 3 बन रहा है, पहले स्थान पर 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई? दिए गया है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, अहमद शाह। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जहांदार शाह जो था ना, जुल्फिकार की मदद से जो है ये बादशाह बना था। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इजारा प्रणाली को प्रारंभ किया था। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अभी और इनका शासनकाल जो था 1712 से 13 तक था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। इधर अवध दिए गए। पहले हम तो अवध के संस्थापक कौन थे? अवध के संस्थापक जो थे वो बुरहानुल मुल्क थे। हैदराबाद के निजामुल मुल्क थे। और बंगाल के मुर्शिद कुली खां। केरल के मातन वर्मा थे। तो इस हमारा क्या बन रहा है? हमारा 1 3 2 4 पर हमारा विकल्प सी हो जाए। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो दिए गए हैं नादिर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय। नादिर शाह, बहादुर शाह, अहमद शाह और जहांदार शाह। बताइए। तो करनाल युद्ध जो हुआ था ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था। कब? 1739 ईस्वी में। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यात्रियों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए विलियम हॉकिंस, जॉन सरमन, सर टॉमस रो, विलियम नॉरिस। बताइए। तो विलियम हॉकिंस कब आए थे? विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में। और सरमन कब आए थे? सरमन आए थे 1715 में फारूक सियर के शासनकाल में। टॉमस रो 1615 में आए थे जहांगीर के दरबार में। विलियम नॉरिस कब आए थे? विलियम नॉरिस आए थे ये 1701 में आए थे और ये आए थे औरंगजेब के शासनकाल में। तीसरा हमारा क्या बन जाएगा? 1 3 4 2 बन जाएगा हमारा। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई? दी है मौजा, तरफ, प्रांत, परगना। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि जो मराठा प्रशासन के अधीन जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी मौजा थी। तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि जमादार शब्द को
किस नाम से जाना जाता था? दिए गया है कि लेखा परीक्षक, एक भूमिधारक जाति, कोषाध्यक्ष, एक किले का प्रभारी। बताइए। तो इसमें जो है ना कि मराठा, ये सब जो है नाम दिए गए लेखा परीक्षक वगैरह, कोषाध्यक्ष, ये सब जो है मराठा प्रशासन के पद थे। जमादार जो था, जमादार क्या, इसका नाम जामदार है। तो जामदार जो होता था ना, कोषाध्यक्ष होता था। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्नलिखित घटनाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया गया है कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। कब? 1613 ईस्वी में। और दूसरा है कि कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब स्थापित किया बालासोर में? 1633 ईस्वी में ना। कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब? 1616 ईस्वी में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिए गए। कब? इसको तो आप लोग जानते हैं, 1662 ईस्वी में। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 1 3 2 4 बन रहा है। विकल्प हमारा ऐसा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। और दूसरा दिया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से कहीं अधिक मजबूत थी। सही गलत हमारा? इसमें देखा जाए ना तो कथन भी सही, कारण सही। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही का व्याख्या है। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? दिए गए हैं अहमद शाह बहादुर, शाहजहां तृतीय, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। बताइए। तो जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो भागीरथी नदी हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इस समय जो मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय थे। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की? दिए गए मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब, शिवाजी, नासिर जंग। बताइए। तो इसमें जो इनको द्वारा जो उपाधि दी गई थी ना, किसके द्वारा दी गई थी? मुजफ्फर जंग के द्वारा। और मुजफ्फर जंग ये कहाँ के थे? ये हैदराबाद के जो निजाम थे उनके, जब निजामुल उल की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके 2 उत्तराधिकारी को थे। एक नासिर जंग उनके पुत्र थे और जो पोते थे मुजफ्फर जंग थे। तो मुजफ्फर जंग की तरह से डुप्लेसी युद्ध में भाग लिया था। और मुजफ्फर जंग के द्वारा जब जो है डुप्लेसी की मदद से जीत मिली इसको, तो उन्होंने क्या किया कि डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? दिया गया मुद्दकी युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बीदर का युद्ध। बताइए। जिसमें क्या था ना कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों ने वांडीवास में तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक युद्ध को जीत लिया। और इसमें क्या था ना कि ब्रिटिश सेना के जनरल सर आयरकोट ने थॉमस आर्थर काउंट, जिनको काउंट डी लालिव कहा जाता है, के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। और इसके द्वारा इसमें क्या सी संधि हुई थी? इसमें हुई थी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई थी। अगला पंक्ति ये क्या है कि मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया है कि अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है। जागीर नहीं दी जाती थी इनको। तो इसमें क्या है ना कि जो है राज्य के खजाने से भुगतान किया जाता था और उनको कभी जागीर नहीं दी जाती थी। दूसरा कि अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियान में भाग लें। सही गलत हमारा? ये भी गलत है। क्योंकि क्या था ना कि शिवाजी के शासन काल के दौरान इनमें से अधिकांश पद जो है ना तो स्थायी थे और ना ही वंशानुगत थे। हालांकि बाद वे मुगल साम्राज्य के मनसबदारों के समान हो गए। इसमें क्या था कि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी अधिकारियों से सैन्य अभियानों में भाग लेने की उम्मीद की जाती थी। तो हमारा दोनों कथन गलत है। तो हमारा कौन सा? हमारा जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत औरंगजेब द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था? दिए गए शाइस्ता खान, अफजल खान, मिर्जा, राजा जय सिंह, उसमें कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना
कि इसमें क्या था कि औरंगजेब द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, और जयसिंह ने शिवाजी पर बीजापुर के खिलाफ मुगलों को साथ देने के लिए, दबाव डालने के लिए रणनीतिक उपाय किए, और उनके द्वारा 1665 में पुरंदर की संधि की गई थी। और इसमें क्या था ना कि औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खान को भी शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए दक्कन में भेजा गया था। तो पहला ही हमारा सी, और अफजल खान नहीं भेजा गया था भैया। हमारा क्या हो जाएगा? अफजल खान कौन था? अफजल खान जो था ये, इसमें क्या था कि ये मुगल सम्राट जब जो है उत्तराधिकार के संकट से गुजर रहा था ना, और इसी का फायदा उठाने के लिए शिवाजी ने बीजापुर के शासकों के साथ गठबंधन किया और मुगल दक्कन में छापामारी की। और इसमें क्या था कि हालांकि शिवाजी और बीजापुर के मध्य जो है ना संबंध जल्दी बिगड़ गए थे, जिससे आदिल शाही शासकों ने शिवाजी से निपटने के लिए अब्दुल्ला भटारी अफजल खान को भेजा था। कौन? ये कहाँ था भैया? ये बीजापुर की सेना का जो है ना ये महत्वपूर्ण सैनिक था। विकल्प हमारा जो है ये सही है, अफजल खान। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिस मिशन के प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया? दिए गए जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। बताइए। तो इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए क्रिस मिशन के प्रस्तावों को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने स्वदेश गीतांजलि लिखा था? दिया गया कि ये पहला जो है थोड़ा मिस हो गया है। दूसरा देखते हैं, सुब्रमण्यम भारती, रामलिंगम आर्टिकल, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेश गीतांजलि जो लिखा गया था किसके द्वारा? सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया था। तो इस हमारा विकल्प जो है भी सही हो जाएगा। और कब लिखा गया था? 1908 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय इतिहास में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है ना, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं किया गया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। दूसरा कथन दिया गया, प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायिकाओं की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया गया। सही गलत हमारा? इसमें क्या था ना कि जो जैसे हमारे जो प्रस्ताव पारित करने वाले जो प्रश्न होते थे उस पर पूरक प्रश्न पूछने और व्यक्तिगत बजट मदों पर मतदान करने की अनुमति मिली थी, लेकिन क्या था कि संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। दूसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? दिए गए कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। बताइए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ना कलकत्ता अधिवेशन 1928 के सत्र में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस जो है अस्तित्व में आई थी। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ आयोजन किया? दिए गया कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पुलिनदास, राज बिहारी बोस। बताइए। तो इसमें क्या था ना जो है गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ आयोजन किया गया था पुलिनदास के द्वारा, और इनके द्वारा क्या किया गया था कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था? दिए गया स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसमें हमारा जो तीसरा विकल्प है ना हमारा मिस है। तो इंग्लिश में देखते हैं दिए गया कि नहीं दिया गया है। इंग्लिश में तो दिया गया भैया, इंग्लिश में दिया गया है युगांतर। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो इसमें क्या था कि 1908 ईस्वी में, वर्ष 1908 ईस्वी में
क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी? दिया गया कि मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बताइए। तो इसमें क्या था ना, जो है 1919 जो अधिनियम आया था, इसमें क्या किया था कि इसमें जो विषय थे, इसमें जो है आरक्षित और हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था। और इसमें क्या था कि संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल जो है हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। और इसके द्वारा किया गया था कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत भी की गई थी। और द्वैध शासन के दौरान कार्यपालिका जो है दो भागों, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए लोकप्रिय मंत्री और राज्यपाल द्वारा नियुक्त कार्यकारी सदस्य में विभाजित किया गया था। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प जो हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि बीओ चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया कि उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। दूसरा दिया कि उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा? इसमें देखा जाए ना, हमारा जो पहला कथन दिया गया है कि उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। दूसरा कथन हमारा सही, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? दी गई है रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। बताइए। इसमें क्या था ना कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए जो इंग्लैंड में यानी कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? दिए गए वारिसाल सम्मेलन, रामोसी किसान नेता के गठन, बर्रा डकैती, होम रूल लीग आंदोलन। बताइए। तो इसमें जो बारिसाल सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1906 में। इसमें क्या था कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को संबोधित करने के लिए इसको बुलाया गया था। अगला है कि रामोसी किसान नेता का गठन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1879 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। अगला है कि बर्रा डकैती, अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो हुआ था ये घटना 1908 में हुई थी। और इसके लिए जो जिम्मेदार संगठन था ढाका अनुशीलन समिति थी। और होम रूल लीग आंदोलन ये हुआ था 1916 में। इसके लिए दो लोग जिम्मेदार थे, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट थी। तो इसमें सबसे अंतिम घटना हमारी कौन सी है? तो हमारी सबसे अंतिम घटना है होम रूल लीग आंदोलन 1916। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? दिया गया है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। और इसमें थोड़ा मिस है तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 2019। इसका जो हो जाएगा गैर क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें जो है ना कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को ना, जिसे आमतौर पर रॉलेट अधिनियम के रूप में जाना जाता है, गांधी जी के द्वारा इसको काला अधिनियम कहा गया था। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया कि बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। सही गलत हमारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में हस्ताक्षरित किए गए। सही गलत हमारे में तो हमारा गलत है ना। हस्ताक्षर कब किए गए थे भैया इसके द्वारा? 1765 में किया गया था हस्ताक्षर। कब? 1765 ईस्वी में। तो हमारा दूसरा कथन गलत, हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रामकता की नीति आरंभ की। दी गया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। बताइए। तो इसमें जो था कुशल आक्रामकता की नीति जो आरंभ की गई थी सर जॉन लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और कब इनका जो शासनकाल था कब तक था? 1864 से 69 तक। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में किस शासक जुड़ी थी? कि मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। बताइए। तो ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून 1756 को। वो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो इसमें जो शासक कौन थे? इस समय शासक थे सिराजुद्दौला। हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना काल अनुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? दिए गए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो कब हुई थी? जो स्थापना हुई थी 1774 में हुई थी। कार्नवाली संहिता की शुरुआत ये कब हुई थी? कार्नवाली संहिता की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1793 में। आप लोग जानते हैं इसको। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और सालबाग संधि कब हुई थी? सालबाग संधि हुई थी 1782 में। तो फिर सबसे अंतिम में कौन सी घटना आ रही है? सबसे अंतिम घटना आ रही कार्नवाली संहिता की शुरुआत। विकल्प भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? दिया गया कि नई कृषि तकनीकों की शुरुआत। दूसरा दिया है कि मेजर अलेक्जेंडर हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न। तीसरा दिया है कि क्षेत्र में भयंकर सूखा और अकाल। चौथा दिया है कि स्थानीय जमींदारों और अवध के नवाब के बीच संघर्ष। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि वर्ष 1781 में जो गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह जो मुख्य कारण था इसमें कि मेजर अलेक्जेंडर हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व की मांग और उत्पीड़न किया गया था। इसमें क्या था कि हैने ने 1 वर्ष के लिए 22 लाख रुपए में गोरखपुर और बहराइच की राजस्व खेती को सुरक्षित किया गया था। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। सही गलत है? तुम्हारा सही है। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? हमारा पहले कथन से हाँ इसमें 4 कथन दिए गए हैं। दूसरा है कि केवल हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया है। तुम्हारा गलत है। दूसरा है तीसरा दिया अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से दबा दी। अब इसका जो है प्रतिरोध जो है बड़े पैमाने पर किया गया था। तो तीसरा कथन हमारा ये भी गलत हो गया ना। चौथा दिया कि विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता या ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं था। विद्रोह में जो है उल्लेखनीय जो है कई नेता थे, जैसे मजनू शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी थे। तो हमारा ये भी कथन गलत हो जाए। हमारा पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? दिए गए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। बताइए। तो जो है उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ पास जो है विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया है? दिया गया है कि नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य और कृषि संगठन, उपयुक्त सभी। बताइए। तो इसमें क्या था ना, इसमें जो है कि भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक निवेश मंच आरंभ किया गया था, ये नीति आयोग के द्वारा भी मतलब नीति आयोग भी इसमें शामिल है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भी शामिल है, खाद्य और कृषि संगठन भी है। तुम्हारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दीजिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी? दिए गया है अदिति यादव, साक्षी दुबे, प्रीति रजक, पेड़ा देवसली। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो ये प्रीति रजक के हवलदार हैं, तो हवलदार प्रीति रजक जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली प्रथम महिला बन गई है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? दिए गए 84वां, 90वां, 93वां, 95वां। बताइए। तो जो भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थान है ना वो है 93वां। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कि दिया गया हाल में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती है? दिए गए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड। तो इसमें क्या था ना कि जो छठवें जो है खेलो इंडिया गेम का जो छठवां संस्करण था ना, इसमें जो समग्र चैंपियन है महाराष्ट्र है। तो विकल्प हमारे से हो जाएगा। और महाराष्ट्र के द्वारा क्या हुआ था ना कि 57 स्वर्ण जीता गया। कितना? 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य जीता गया है। और नंबर 1 पर रहा है महाराष्ट्र। विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत के 5 और आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों में नामित करके रामसर स्थलों की अपनी संख्या में जो है वृद्धि की जाएगी। तो वृद्धि कितना हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी 80। इसमें जो है 3 स्थल, एक अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य हो गया, ये और अघनासनी ज्वार नदमुख हो गया, और मगधी केरे संरक्षण अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा ये। और जो इसमें जैसे 5 शामिल किए गए हैं, 3 तो हो गए, और 2 जो है ना कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट जो है तमिलनाडु में। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? दिया गया है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूक्रेन। बताइए। तो जो यूपीआई को स्वीकार किया गया है जो यूरोपीय देश है, कौन सा है? वो फ्रांस है। पहला प्रश्न है, दिया गया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? दिया गया झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए। तो ये जो है ना इसका जो आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? दिया गया है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, अभिनव बिंद्रा। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई? दिया गया आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़। बताइए। तो क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने भारत की प्रथम हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण की सुविधा का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया? दिए उत्तराखंड, गोवा, असम, केरल। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने राज्य द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया, और उत्तराखंड जो है स्वतंत्रता के बाद इस तरह का कानून लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। गोवा में भी लागू है, लेकिन जो इसका जो गोवा में लागू है ना ये 1947 से पहले से लागू है, जबकि 1947 बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड आ जाएगा। हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए कि हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किए? दिए नई दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। बताइए। तो इसका आंसर है कि जी इसका जो उद्घाटन किया गया ना बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किए गए? ठीक है, ए.आर. रहमान, प्यारेलाल शर्मा, प्रीतम चक्रवर्ती, गीता चतुर्वेदी। बताइए। तो इसमें क्या है कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को प्रदान किया गया। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कंपनी कौन सी है? दिए गए जूम, हबस्पॉट, स्लैक, जोहो। बताइए। तो इसमें क्या है ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप जोहो को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है। जोहो है क्या है ना, जोहो भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर को मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दिया गया है कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया है। दिया गया नई दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में। तो इसका जो एक मिस है तो इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। दिया गया हैदराबाद, तो सी विकल्प जो दिया गया हैदराबाद। ये तो बताइए। तो इसमें क्या है ना कि टाटा ट्रस्ट मुंबई के महालक्ष्मी में भारत का पहला जो है अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इस तरह का पहला अस्पताल है और 5 मंजिलों में और 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी क्षमता जो है ना 200 से अधिक बिस्तरों की है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिया गया है कि 2026, 2027, 2030, 2047। पाइए। तो इसमें क्या है कि भारत वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प भी हो जाएगा। और वैश्विक स्तर पर इसका जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के काया पलट की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल नहीं है? दिया गया है कि मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। बताइए। तो इसमें क्या है कि नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना तैयार की है। इसमें एक और शहर है, कौन? वाराणसी है। इसमें जो है बेंगलुरु शामिल नहीं है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम है। दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण। दूसरा है कि जन स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। तीसरा है कि यूनानी चिकित्सा कोविड-19 के समय में अवसर और चुनौतियां। चौथा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। बताइए। तो इसमें क्या था कि वर्ष 2024 के लिए विश्व यूनानी दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए कि हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? दिए गए उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर समीप स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित की? दिए गए पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि असम चिकित्सा प्रथा अधिनियम 2024 जिसका उद्देश्य गुप्त उद्देश्यों से किए जाने वाले पारंपरिक उपचार को प्रतिबंध करना है, को चालू बजट सत्र के अंतिम दिन पारित किया गया। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दिए गए हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? दिए गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि जो हरियाणा जो राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इनके द्वारा गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए या फिर प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसके पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी। और भारत में सबसे कम जहां वन पाया जाता है वो हरियाणा है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला कहाँ रखी है? दी गया रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला। बताइए। इसमें क्या है ना कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए कि हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया? दिए राशिद खान, पैट कमिंस, मोहम्मद सिराज, आर अश्विन। बताइए। तो इसमें क्या है कि स्पिनर आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए क्योंकि उन्होंने इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए केवल 98 टेस्ट खेले हैं। उन्होंने राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान 500 विकेट की उपलब्धि हासिल की थी। विकल्प 12 दिया जाएगा। अगला प्रश्न है,
दिए गया है कि हाल ही में निम्न में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। दिए गया है सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो समलैंगिक विवाह जो वैधता दी गई है वो ग्रीस के द्वारा दी गई है। तुम्हारा विकल्प जो है बी से। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाना। दिए गए यूएसए तथा भारत, यूएसए तथा जापान, भारत तथा रूस, चीन तथा जापान। बताइए। इसमें क्या था कि ना कि जापान तथा अमेरिका के द्वारा दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प बी हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन सीमस 14 के लिए पार्टियों का सम्मेलन ओप की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। दिए गया कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केन्या, समरकंद उज्बेकिस्तान, न्यूयॉर्क यूएसए। बताइए। इसमें क्या था ना, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन सीओपी की 14वीं बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। दिए गया है 80, 82, 85, 87। बताइए। इसमें क्या था कि वर्ष 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पिछले वर्ष से एक स्थान नीचे आ गया है। वो भारतीय पासपोर्ट की सूची जो है 50वें स्थान पर। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 119वां देश बना। दिया गया है स्लोवेनिया, ग्रीस, अल्जीरिया, माल्टा। तो इस माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना, जिसे भारत और फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे। दिया गया है कि साहित्यिक और व्यावसायिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक, कला और तकनीकी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग। बताइए। तो इसमें क्या है था कि वर्ष 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा की स्थापना की गई थी। कब? 1882 में। और डब्ल्यू हंटर की, और इस आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। और इसमें क्या था कि इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में राज्य की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। इनके द्वारा सिफारिश की गई कि इसे स्थानीय भाषाओं के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण 9 स्थापित जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश भी की गई थी। और इसमें क्या था कि माध्यमिक जो हाई स्कूल है इसकी शिक्षा के लिए आयोग ने 2 विभागों की स्थापना की सिफारिश की। कौन से विभाग थे? जैसे साहित्यिक विभाग। साहित्यिक विभाग जो था ना ये विश्वविद्यालय शिक्षा तक था। और व्यवसायिक विभाग जो था, जो व्यवसायिक विभाग था ये व्यवसायिक करियर के लिए था। विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलापन दिया गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैले आयोग की गठन का किया गया। दिए गया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड अप्रिन, लॉर्ड मिंटो। बताइए। तो रैलो आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका जो गठन किया गया था 1902 में किया गया था। और इसमें जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस आयोग का उद्देश्य क्या था? इस आयोग का उद्देश्य था भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करना था। और इसमें क्या था कि इसने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर नहीं बल्कि उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें थोड़ा मिस हो गया है तो इसको देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश में है कि विच रेफरेंस टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग क्या नाम था? जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो प्रश्न है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता। सही गलत हमारा? तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इसने केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक विद्यालय पर स्तर की शिक्षा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना। इसमें क्या था ना
कि इसका प्राथमिक कार्य जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में मुद्दों की जांच करना और उनका समाधान करना था। हालांकि इसके निष्कर्ष और प्रस्ताव जो है मुख्य तौर पर अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते थे और इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यापक समीक्षा की थी। तुम्हारा केवल कथन एक सही, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई थी? दिए गए हैं 6 से 13 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, बताइए। तो इसमें क्या था ना कि कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया था। कब? 1937 में। उसमें क्या था कि इसका उद्देश्य जो है 7 से 14 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक कौशल और उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से सीखने को एकत्रित करने वाली सामग्री जो है सामग्री संबंधी शिक्षा प्रदान करना था। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन का नेता थे? दिए गया है कि मदारी पासी, मजनू शाह, करीम शाह, चित्तूर सिंह, बताइए। तो जो एका आंदोलन कब हुआ था? एका आंदोलन हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में, और उस समय का संयुक्त प्रांत में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे इसके नेता जो थे मदारी पासी थे। तो विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने किया था। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि इसका जो नेतृत्व किया गया था ये जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। और दूसरा कथन दिया गया है कि बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। सही गलत है? भी हमारा गलत है। इसमें क्या था कि बंगाली बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के अभियानों, सामूहिक बैठकों के आयोजन, किसानों की शिकायतों पर ज्ञापन तैयार करने और कानूनी लड़ाई में सहायता के माध्यम से किसानों की मांगों का उल्लेखनीय रूप से समर्थन किया था। तो उसमें हमारा दोनों कथन गलत है, हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए मानव जात के लिए एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? दिया गया कि ईवी रामास्वामी नायकर, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, ढोंडो केशव कर्वे, बताइए। तो इसमें क्या था कि श्री नारायण गुरु केरल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन उच्च जात के वर्चस्व के खिलाफ लड़ने और निम्न जातियों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए समर्पित कर दिया। और इनके द्वारा क्या किया था कि उन्होंने मानव जात के लिए एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर का नारा दिया जो सामाजिक एकता और समानता के उनके दृष्टिकोण के प्रतीक है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बताइए। उसने कहा था कि वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभ से अंत तक घटनाओं तक सही कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए कि गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिस मिशन, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, बताइए। तो गांधी इरविन समझौता हमारा कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्रिस मिशन कब आया था? क्रिस मिशन आया था मार्च 1942 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1946 में। तो पहले नंबर हमारा क्या आ रहा है? पहले नंबर हमारा आ रहा है कि मार्च 1942 जो क्रिस मिशन घटना 3 नंबर पे है। ये तुम्हारा इसमें विकल्प में एक ही है, तुम्हारा 3 2 1 4 पर तुम्हारा विकल्प जो है ये सही जगह। अगला प्रश्न है कि मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? 1925, 1929, 1931, 1935, बताइए। इसमें कहा है कि मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई वर्ष 1929 में शुरू हुई थी। यह इसमें क्या था कि यह मुकदमा जो है भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें 31 श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी शामिल थी। विकल्प हमारा जो है विकल्प भी सही हो जाए। और यह मुकदमा जो है ना 3.5 वर्ष तक चला था जिसने विश्व भर का ध्यान
आकर्षित किया था, वो मुजफ्फर अहमद और यस ए डांगे जैसे प्रमुख व्यक्ति आरोपी ठहराए गए लोगों में शामिल थे। इसको हम लिख देते हैं, कौन थे? मुजफ्फर अहमद और यस ए डांगे। तो विकल्प हमारा पूछा गया प्रश्न है, दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य में निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे? दिया गया है कि चिमन लाल, हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, राम मोहम्मद सिंह आजाद। बताइए। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं थे, कौन नहीं सम्मिलित थे? इनमें जो सम्मिलित नहीं थे वो थे राम मोहम्मद सिंह आजाद, सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें क्या होता है, आयोग का जो उद्देश्य था, बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल ही में हुई गड़बड़ियों, उनके कारणों उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जांच करना था। इसके सदस्यों में 3 भारतीय थे। कौन थे? सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ थे। और ये कौन थे? ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और पंडित जगत नारायण वकील थे और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य थे। और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर राज्य के एक वकील थे। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? दिए गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। बताइए। तो इसमें क्या था ना, सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र में कांग्रेस ने पंजाब में हो रहे अन्याय और खिलाफत मुद्दे को हल करने तथा स्वराज प्राप्त होने तक जारी रखने के लिए एक असहयोग कार्यक्रम मंजूरी दी गई थी। तो इसमें क्या था ना, कुछ शिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई थी। तो उसमें जो संस्थान थे कौन थे? अलीगढ़ में था जामिया मिलिया थी, और काशी विद्यापीठ था, गुजरात विद्यापीठ था और बिहार विद्यापीठ था। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था। हमारा विकल्प जो है ये सही जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पहला दिया गया है कि इसमें हमारा स्किप है, थोड़ा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लाला लाजपत राय लिखा गया है, तो इसमें लिख देते हैं हम। पहले में आ जाएगा लाला लाजपत राय। दूसरा दिया है कि छोटू राम, तीसरा सूरजमल, चौथा दिया है अजीत सिंह। बताइए। तो जो वर्ष 1923 में ना रोहतक जिले के सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। विकल्प हमारा जो है 20 कब? 1923 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसमें दिया गया है कि फॉलर आयोग, मैंसफील्ड आयोग, मोडीमैन आयोग, फ्लाडो आयोग। बताइए। इसमें क्या था कि वर्ष 1924 की शुरुआत में भारत सरकार ने भारत अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में स्थापित संविधान के कामकाज की जांच करने के लिए मोडीमैन समिति की नियुक्ति की। कब? 1921 में। तो विकल्प हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित में कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? दिए गया है कि डोमिनियन स्टेट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई प्रांत, धर्म का राज संरक्षण। बताइए। इनके द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की थी, इसमें डोमिनियन स्टेट भी शामिल था, और दूसरा है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी था, तीसरा एक भाषाई प्रांत भी था, जबकि धर्म का राज जो है संरक्षण का जो है इनके द्वारा मांग नहीं की गई थी। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि वेलिंगटन के वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? पहला दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, दूसरा कि भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति, तीसरा काकोरी ट्रेन कांड, चौथा कि अगस्त प्रस्ताव। बताइए। तो वेलिंगटन जो कार्यकाल था वो था 1931 से 1936 वो था। तो इसमें जो है ना, इनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई वो हुई थी कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था पुनः आरंभ किया गया था, और रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत भी कब हुआ? 1932 में हुआ था। पूर्ण समझौता भी होता इसमें। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हुआ था, और भारत से बर्मा का पृथक होना भी। और जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1964 हुई ना। तो ये इनके काल की घटना है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934 में। हमारा जो अगला प्रश्न है,
दिया कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रकाशन शुरू किया था। दिया गया है कि 1931, 1932, 1933, 1934। बताइए। तो इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने जेल में रहते हुए सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और जनवरी 1933 में साप्ताहिक प्रकाशन हरिजन शुरू किया। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि संघर्ष विराम संघर्ष के गांधीवादी विचार के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा। तो इसमें दिया गया है लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो बताइए। तो इसमें क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति की आलोचना की थी और इनके द्वारा तर्क दिया गया था कि लाहौर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां साम्राज्यवाद के साथ निरंतर टकराव और संघर्ष आवश्यक है और जब तक कि इसे सत्ताहीन कर दिया जाए। तो जो वैकल्पिक संघर्ष विजय का रणनीति का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था। दिए गया है डी.के. कर्वे और दूसरा दिया गया है बी जो रमाबाई रानाडे दिए गए हैं। रमाबाई रानाडे। तो उसमें दिए गया है कि डी.के. कर्वे, रमाबाई रानाडे, सरला देवी चौधरानी, ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइए। तो जो है कि भारत स्त्री महामंडल जो मंडल का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1910 में। किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी और इसे एक महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना जाता है। इसके उद्देश्यों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा को समाप्त करना और समस्त भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करना शामिल था। विकल्प हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गया कि निम्नलिखित में से किसे मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है। दिए गया है ज्योतिबा फुले, पी.आर. अम्बेडकर, गोपाल बाबा वलंकर, सावित्री देवी। बताइए। तो इसमें जो है ना कि विट्ठल विध्वंसक पत्रिका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया था कि ब्राह्मणवादी जो जो विचारधारा है, जो वर्चस्व है, उसको समाप्त करने के प्रारंभ किया गया था। विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिए कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में शुरू किया गया था। सही गलत? ये तुम्हारा सही है पहला कथन। दूसरा है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में था। सही गलत? वही तुम्हारा गलत है ना। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था दक्षिण भारत था। दूसरा कथन हमारा गलत है, पहला कथन हमारा सही है। तुम्हारा जो है और इसके जो नेता थे जैसे उसमें थे, इसमें सभी नेता लगभग गैर ब्राह्मण ही थे। इसमें थे रामास्वामी मुदलियार भी थे और एक थे इसमें डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार थे। तो पहला कथन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिए गए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला दिया है कि प्रांतों को सहायता प्रदान की गई लेकिन वे अभी भी किसी भी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। सही गलत हमारा। और दूसरा दिया गया कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इसमें देखा जाए ना कि जो इसमें पहला कथन जो दिया गया है, पहला कथन है प्रांतों को सत्ता प्रदान की गई लेकिन वे अभी भी किसी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। ये हमारा सही गलत हमारा, ये हमारा जो है गलत है क्योंकि ये जो है ना कि वायसराय की सहमति पर नहीं निर्भर थे। इसमें क्या था कि प्रांतों को राज्य सचिव और गवर्नर जनरल की निगरानी से मुक्त कर दिया गया तथा उन्हें स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां और संसाधन दिए गए थे जिससे प्रांतीय सरकारों को अपनी सुरक्षा पर पैसा उधार लेने की अनुमति मिली थी। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां थी जो उसे अनुदानों में कटौती करने, अस्वीकृत विधायकों को प्रभावित करने, अध्यादेश जारी करने और वीटो शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाती थी। दूसरा कथन हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभिक से अंतिम घटनाओं तक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए अगस्त प्रस्ताव, सीआर योजना, बेबेल योजना, व्यक्तिगत सत्याग्रह। बताइए। तो इसमें जो है
अगस्त प्रस्ताव है। ये कब आया था? ये आया था अगस्त 1940 में। और सी आर योजना, सी आर योजना आई थी जो 1944 में आई थी। बेबेल योजना कब आई थी? 1945 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग जानते हैं कि 1940 में आया था। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 1 4 2 3 बन रहा है, 1 4 2 3 बन रहा है। ठीक, ये व्यक्तिगत 17 जो है ये लगभग दिसंबर में आया था। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का जो गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। विकल्प हमारा बी से हो जाए। इसमें क्या था कि अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रूर गांव में बाबा रामचंद्र ने झुमरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं की सहायता से किसानों के कल्याण के लिए की थी। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दिया गया है अंबिका कांत सिन्हा, गोपबंधु चौधरी, जे.एम. सेनगुप्ता, यमार जयकर। बताइए। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध जो कांग्रेसी नेता थे गोपबंधु चौधरी ने वर्ष 1928 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई और उन्होंने क्षेत्रीय आंदोलन विशेष रूप से नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की? दिया गया है कि एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर, दयानंद सरस्वती। बताइए। तो उसमें क्या था ना कि फुले की जो रचनाएं थी सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी ने लोगों को प्रेरित किया। वर्ष 1888 में उन्हें महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। विकल्प हमारा हो जाएगा सी। कब दिया गया था? 1888 में इनको द्वारा उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिए गए समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरी तरफ संपादक। कॉमनवेल्थ के जो संपादक थे एनिवेशन थी। संध्या थी ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। कामरेड के जो संस्थापक थे मोहम्मद अली थे। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ, विद्याभूषण। तो क्या बन जा रहा हमारा? बराबर रहा है 2 4 3 एक बार हमारे जो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाई को सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पलक संधि कि यह तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था। सही गलत हमारा? ये हमारा सही नहीं भैया, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केरल राज्य में प्रारंभ हुआ था, ना कि तमिलनाडु में। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि के कलप्पड़ को वायकाम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाए। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है 2 जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस स्वराजवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि स्वराज्यवादियों में प्रतिक्रियावादियों ने परिषदों से हटने और कोई सरकारी पद न लेने का समर्थन किया। सही गलत हमारा? इसमें क्या था ना कि वर्ष 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्रमशः कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसे स्वराजवादी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और सी आर दास अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू ने सचिव में से कार्य किया। तो सही गलत हमारा? ये हमारा तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि गैर प्रतिक्रियावादियों ने सरकार के साथ सहयोग करने और जहां तक संभव हो पद पर बने रहने का समर्थन किया था। सही है गलत हमारा? ये भी कथन हमारा गलत है। जिसमें कहा कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एन.सी. केलकर सहित प्रतिक्रियावादी लोगों ने सरकार के साथ सहयोग करने तथा जब भी संभव पद धारण करने का समर्थन किया। और इसमें समर्थन और इसके विपरीत जो है गैर प्रतिक्रियावादी जो है सदस्य जो है बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतिबद्ध है और मार्च 1926 में विधायकों से अलग हो गए। तो इसमें जो है ना जो गैर प्रतिक्रियावादी थे इनके द्वारा क्या किया गया कि इनके जो सदस्य थे इनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो है
इस पे सरकार का जो सहयोग करने का इनके द्वारा मनाही की गई, तो ये भी हमारा कथन गलत है। दोनों कथन हमारे गलत है, हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कि भारत को 3 प्रांतों में विभाजित किया जाना था, तो सही गलत हमारा, ये हमारा सही, क्योंकि इसको 3 भागों में ए बी सी में बांटा जाना था, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि रक्षा, संचार और विदेश मामलों की देखरेख हेतु एक समान केंद्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही, क्योंकि एक समान केंद्रीय प्राधिकरण रक्षा, संचार और बाहरी मामलों की देखरेख करेगा। दूसरा सही है हमारा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक था। डी एम एन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास, अजमल खान, बताइए। तो इसमें क्या था ना कि जो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी वो की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए कि समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक कौन थे। दिए गए राजा राम मोहन राय, दूसरा हमारा स्पष्ट नहीं है, तो सेंट रामालिंगा, यानी कि संत रामलिंग के द्वारा, रामलिंग के द्वारा। तो इसमें बताइए कि, और तीसरा है कि बैकुंठ स्वामी कल, और चौथा दिए ईवी रामास्वामी, बताइए। इसमें क्या था ना कि संत रामलिंगा 19वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के एक प्रमुख संत थे, और इनको द्वारा किए क्या किया कि समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम की स्थापना की गई। हमारा विकल्प जो है बी सही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षावाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बताइए। तो इसमें जो है सुरक्षावाद सिद्धांत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इसमें क्या था ना कि इसका सिद्धांत था कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस का गठन इस विचार के साथ किया था कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सुरक्षावाद साबित होगा। कौन, कांग्रेस, विकल्प हमारे से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल और जेम्स आउटड्रम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया है, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों को दमन किया, इसे चित्रित किया गया था। तो पहला विकल्प दिया गया है कि टॉमस जोन्स वार्कर द्वारा, जोसेफ नोएल पैटन द्वारा, फोलिस वीटो द्वारा, फ्रांसिस ग्रांट द्वारा, बताइए। इसमें जो रिलीफ ऑफ लखनऊ टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा वर्ष 1859 में चित्रित किया गया था। विकल्प हमारा जो है ये सही जगह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जे.एम. सेनगुप्ता, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बताइए। तो इसमें क्या था ना कि वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा दिया कि उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतकार भगवान के सेवक आंदोलन का नेतृत्व किया। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। इसमें क्या था ना कि वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार भगवान के सेवक आंदोलन ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अहिंसक रूप से लामबंद किया। क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का हमारा सही, हमारा विकल्प हो जाएगा एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि केरल में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता ग्रहण की। दूसरा दिया गया है, इसमें थोड़ा मिस हो गया है इसका, तो इंग्लिश में देखें, द कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन चेन्नई। तो इसमें दिया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1919 में चेन्नई में हुआ था। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1919 चेन्नई में होता है। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना तो केरल में 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता ग्रहण की। पहले कथन हमारा सही है। दूसरा ये है कि इसकी स्थापना जो 1919 नहीं होती,
इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा विकल्प ये है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो पहले में है गीता रहस्य, तो इसके लेखक कौन है? इसके हैं कि बाल गंगाधर तिलक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके जो लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद है, इसमें थोड़ा मिस हो गया है। तो अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके रफीक जकारिया। तो 3, 1, 4, 2 बार हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महाकुंभ मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और बनारस में किया जाता है। सही गलत हमारा? इसका ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसका जो मतलब इसका आयोजन किया जाता है कहाँ कहाँ? प्रयागराज में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है, नासिक में किया जाता है, बनारस में नहीं किया जाता है, हरिद्वार में किया जाता है। पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कि यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रत्येक स्थान पर वर्ष वापस आयोजित किया जाता है। सही गलत हमारा? तो दूसरा कथन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प जो है कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची को सूची 2 से मिलाना है। पहले सूची में दिया गया है कलाकार और दूसरी थीम से संबंधित। तो हरि प्रसाद चौरसिया ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बांसुरी से। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा इससे संबंधित संतूर से। बिरजू महाराज कथक से आप लोग जानते ही हैं। गिरिजा देवी ठुमरी से। तो इसमें क्या हुआ हमारा? 3, 1, 4, 2 बार हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन के कारण नहीं है? पहला दिया गया है कि तकनीकी उन्नति का अभाव और खराब युद्ध रणनीति। दूसरा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय। तीसरा है कि मुगल साम्राज्य का उदय। चौथा है कि अकुशल नेतृत्व था। ये तो मराठा जो शासन के पतन के कारण थे ना, पहला जो दिए तकनीकी उन्नति का अभाव, खराब युद्ध रणनीति। तो पहला तुम्हारा सही है। और दूसरा जो दिया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय, तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा जो दिया है कि मुगल साम्राज्य का उदय, तो मुगल साम्राज्य का उदय नहीं हुआ था, मुगल साम्राज्य का तो उसमें पतन हो रहा था ना। तो तीसरा हमारा गलत है। चौथा कि अकुशल नेतृत्व, ये भी सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों का जो टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 2 था, फेज 3 का दृष्टि क्या, ये हम लोगों को समाप्त हुआ। इसमें जो है करंट भी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा थे, तो उसको हम लोगों द्वारा हल किया गया, जो कि अच्छा करंट अफेयर था। 2023 था, लेकिन उसको हल किया गया क्योंकि आजकल ये है कि करंट अफेयर 1 साल से ज़्यादा के भी पूछ लिए जा रहे हैं, तो कहीं से करंट अफेयर छूट न जाए, इसीलिए हमारे द्वारा इसको हल कराया गया। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।